नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 20 सैन्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर बोला हल्ला, कहा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करे कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने चारों नगर निगमों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का किया दावा। चंबा में मटर की बम्पर पैदावार, किसानों के खिले चेहरे। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है। अगर अब नगर निगम भाजपा का बनाकर इसे 3 इंजन का किया जाता है तो अथाह विकास होगा। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र से ना तो धन की कमी पहले आई है और ना ही आने देंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला सुंदर शहर है, यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए और ये सुविधा तभी बढ़ेगी जब नगर निगम भाजपा का होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा। अगर स्थानीय निकाय कॉरपोरेशन अगर वो क्षमता नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ शक्ति नहीं थी पैसे को खर्च करने की, शायद वो नोट भी देखते होंगे कि बीजेपी वालों ने पैसा भेजा, खर्च नहीं करना है। तो मैं धर्मशाला की जनता से आग्रह करने आया हूं कि मोदी सरकार का जो मुझे वित्त राज्य मंत्री के रूप में, आप कह लीजिए खजाना मंत्री के रूप में एक अवसर मिला है, मोदी सरकार के खजाने से हिमाचल के लिए कोई कमी ना पहले आई ना आ जाएगी। लेकिन जो कमी बीच में कॉरपोरेशन के स्तर पर यहां पर खर्च करने की है, आज जनता के पास वो अवसर आया है कि धर्मशाला को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, हमारे सभी कैंडिडेट्स को जिताएं, बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर हम कॉरपोरेशन बनाएं। क्या एक्सपीरियंस दुनिया भर के लोग धर्मशाला में आके कैसा करें कि स्मार्ट सिटी कैसी हो, स्मार्ट सिटी का पैसा उससे पहले खर्च कैसे हो। ये पैसा खर्च नहीं हुआ तो स्थानीय कॉरपोरेशन की वजह से, यहाँ पर जो विकास रुका तो स्थानीय कॉरपोरेशन की वजह से। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सही मायने में हमें धर्मशाला को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का अवसर आया है तो एक बहुत बड़ा आयोजन हमारा इंतजार कर रहा है। तो उससे पहले क्या हम जो कमी पिछले कुछ वर्षों में स्मार्ट सिटी के कदम ना उठा पाए उसमें या बाकी विकासात्मक कार्यों में रही, क्या हम उसको जल्द पूरा कर सकते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र से पैसा भी पूरा आएगा, प्रदेश से जयराम जी भी भेजेंगे और यहां पर खर्च कराने के लिए अगर कॉरपोरेशन पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की हम बनाते हैं तो जो पिछले 5 साल की कमियां हैं हम उनको भी पूरा करके देंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं सोलन नगर निगम के सह प्रभारी राजीव सहजल और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सोलन में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सोलन नगर परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने की आवश्यकता थी और लोगों की इस मांग और आवश्यकता को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भी खूब हमला बोला, आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सोलन के साथ हमेशा नाइंसाफी की है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने नगर निगम सोलन में भाजपा की जीत का दावा किया। सोलन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं सोलन नगर निगम के सह प्रभारी डॉक्टर राजीव सहजल एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा ही सोलन वासियों के साथ नाइंसाफी की है।
डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सोलन शहर का विकास करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ये बताए कि जब प्रदेश में उनकी सरकार थी तो उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सोलन शहर के लिए क्या किया। डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से पार्टी के निर्देश होंगे वह कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निराश है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती उन्हें सोलन चुनाव में ला रही है। सहजल ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति खराब है। 4 दिन पूर्व कांग्रेस में कोई आता है तो उसे कांग्रेस एक चेहरा बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक धोखा पत्र है और एक छलावा है। कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पर जनता सब जानती है। से काम हुए हैं, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू हुई है पूरे प्रदेश भर में, और इन योजनाओं का लाभ जो है हमारे सोलन जो हमारा नगर निगम है यहाँ के लोगों को भी प्राप्त हुआ है। ये सुशासन के 3.5 वर्ष रहे हैं, और अगर हम सोलन नगर निगम की बात करें तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी इसके विकास के प्रति बहुत गंभीर है। जब भी वो यहाँ आए तो वो खाली हाथ नहीं आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के दौरान भी जब सब चीज़ें बंद थी तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास जो हैं यहाँ सोलन नगर निगम में किए। न सिर्फ यहाँ किए, पूरे जिले भर में किए और पूरे प्रदेश भर में किए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ आकर के उनका जो है उन्होंने सोलन नगर निगम के एक आम आदमी के साथ भी अपना संपर्क साधा है। यहाँ की समस्याओं को उन्होंने समझने का प्रयास किया है और उसके निराकरण के हेतु उन्होंने आश्वासन भी दिए। पूरे आश्वासन नहीं दिए, उन्होंने धन भी उपलब्ध करवाया। 15 करोड़ रुपए की लागत से गिरी चरण 2 और पर्कुलेशन वेल वहाँ बना करके ये जो पानी की समस्या शहर में देखने में आती है, इसके समाधान के हेतु जो है सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। 2 करोड़ रुपया जो है वो पार्किंग के विकास के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 2 करोड़ रुपया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो छोटे छोटे काम रख रखाव के मेंटेनेंस के, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो पाइपलाइंस को बदले जाने की व्यवस्था है, उन सब कामों के लिए 2 करोड़ जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने 17 के 17 वार्डों के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये नगर जो तेज गति से बढ़ता हुआ जो ये शहर है और जिसको जो है विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सरकार जो है इसके विकास को जो है वो आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उन्होंने चारों नगर निगमों में प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और सरकार के प्रति आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। राठौर ने कहा कि भाजपा में आज विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। अनिल शर्मा सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है जो उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने चारों जो नगर निगम के क्षेत्र है दौरा किया है। सबसे पहले मैंने सोलन, फिर धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, और मैंने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जिस ढंग से हमारी जो जनसभाएं, हमारी जो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं वो सफल रही। 48 से 50 वार्डों का खुद दौरा किया और सब जगह जाके नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जो है इन 4 नगर निगम के जो क्षेत्र हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास है और अनिल शर्मा बराबर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों साहस नहीं जुटा पा रही, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अब मुख्यमंत्री जिस ढंग से हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारी जगह हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना अपने आप में जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने शिकायत की है, लेकिन अब जो संज्ञान है वो चुनाव आयोग को लेना है और सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई
कि हम कहें कि चुनाव आयोग ने कोई शक्ति दिखाई है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि भाजपा ने जल्दबाजी में कांग्रेस के दृष्टि पत्र को कॉपी पेस्ट किया है। एआईसीसी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि जो पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट तक नहीं बना सकती, ऐसी पार्टी से विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। भाजपा की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। सुधीर ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में भाजपा नेताओं द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्हें कहा कि दृष्टि पत्र को धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जबकि भाजपा सरकार के पास अब समय ही नहीं बचा है, क्योंकि 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें भाजपा सरकार का जाना तय है। धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया है जिस शांतिपूर्वक माहौल में ये चुनाव हुआ और 7 तारीख को परसों मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ आए, मंत्री यहाँ आए, उन्होंने जो दबाव की राजनीति और लोगों को धमकाने की राजनीति की है, उसका जवाब धर्मशाला की जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके देगी। इनके पास किसी प्रकार की दृष्टि नहीं है धर्मशाला के लिए और जो विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं वो भी आनन फानन में बनाया है, जिससे कि कोई दिलचस्पी ही ना हो। तो जो दृष्टि पत्र ऐसा लाएंगे वो क्या न्याय धर्मशाला के विकास के साथ करेंगे। जिला शिमला में 2 ब्लॉक के पंचायत प्रधानों के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। 7 अप्रैल को शिमला जिला की 72 पंचायतों में प्रधान पद के लिए मतदान होने हैं। जिला में 10 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई है। शिमला जिला उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने कहा कि चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां आज पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मंगलवार 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा जिला में 2 नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। जिला में जहां पर मतदान होना है वहां पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के लिए भी मतदान की व्यवस्था की गई है। शिमला में हमारे यहाँ पे जो है 2 ब्लॉक्स में पंचायत प्रधानों के चुनाव होने हैं और उसके लिए जो है पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो गई। तो ये लगभग जो है 72 पंचायतों में अभी चुनाव होंगे, क्योंकि हमारे लगभग 10 पंचायतों में जो है वो निर्विरोध प्रधान चुन के आए हैं। तो पार्टीज़ जो है वो रवाना हो गई हैं। इसके अलावा जो पार्टीज़ में जैसा आपको पता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस होती है, तो वो सारी टीम जा चुकी है। अब आज वो अपने जगह पे पहुंचेंगे और कल वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन वगैरह सेटअप करेंगे और परसों फिर वहाँ पे चुनाव होगा इन जगहों पे। ज़िला परिषद की अगर बात करें तो ज़िला परिषद में जो है कोई चुनाव नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 24 पद है ज़िला परिषद के और वो सारे के सारे भरे हुए हैं। कोविड पेशेंट्स के लिए जो हमने अर्लियर भी जो व्यवस्था रखी थी वही व्यवस्था अभी भी है। इसमें कोविड पेशेंट्स को जो है वो अपने बीएमओ को बताना पड़ेगा कि वो मतदान करने में इच्छुक हैं। अगर वो मतदान करना चाहेंगे तो उनको उस दिन मतदान केंद्र पे लाया जाएगा और वहाँ पे जो है स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहन के उनका मतदान करवाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश किसान सभा द्वारा भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सभा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून को वापस लेने के साथ ही प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों पर आधारित उद्योग को स्थापित करने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि वे भारतीय खाद्य निगम के विरोध में नहीं बल्कि उसके समर्थन में निगम कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। उन्हें कहा कि जब से निगम की स्थापना हुई तभी से किसानों को अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होने लगा। वहीं एपीएमसी के तहत कार्य कर रही मंडियों को भी यथावत रखा जाना चाहिए। वहीं कुलदीप तंवर ने कहा कि प्रदेश में मक्की की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य में भी वृद्धि करने के साथ ही प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों पर आधारित उद्योग लगने चाहिए ताकि किसान अपने उत्पाद प्रदेश में ही बेच सके। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में 1965 में जब से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना है, जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू हुआ है, जब से एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां बनी है, वो यथास्थिति रहे, उसके अंदर सुधार लाया जाए, उसके अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल स्तर के ऊपर भी बदलाव लाया जाए, पर उसे खत्म ना किया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज हम इकट्ठे हुए थे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे स्ट्रिंजेंट किए हैं जिससे आम किसान अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ये एमएसपी के ऊपर ना बेच पाए। जैसे उसके अंदर नमी की मात्रा है, उसके अंदर जो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे से इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो
कभी भी किसी स्तर के ऊपर ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। और जो भी किसान है उसको अपनी जमाबंदी और फर्द ले करके ही जाना पड़ेगा एमएसपी के आधार पर जब वो अपने खाद्यान्न को बेचना चाहेगा, और जो पैसा भी है डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। मक्की को 1850 रुपए एक मन के हिसाब से जो इसका एमएसपी है उस पे खरीदे, जो इस साल 800 से 1200 रुपए के बीच में बिकी है। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और जो गेहूं है पिछले वर्ष केवल 3000 मीट्रिक टन बिका है, और जो ये धान है उसको बेचने के लिए हमारा पौंटा का किसान उत्तराखंड और उसको हरियाणा में जाना पड़ता है। उसके लिए वहाँ पर राइस मिल का प्रबंध हो, और वो चीज़ें धान, गेहूं और मक्की जो ऑलरेडी 23 आइटम के अंदर आते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर ही वो बिकने चाहिए। और जो हमारा फल और सब्जी है आने वाले समय में उसमें भी हम लोगों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उस पर आधारित उद्योग लगे। ये भी हमारी मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को हम यहाँ पर जो जनरल मैनेजर साहब है उनके माध्यम से अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिमला शहरी इकाई ने छत्तीसगढ़ और बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को शिमला के उपनगर संजौली में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि इस नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर हिंदुस्तान की सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह हमला देश के लिए दुखद घटना है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला शहर के संजौली में ऐसे छत्तीसगढ़ के ज़िला सुकमा और बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और हम उन नक्सलियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश एक है और यहाँ का प्रत्येक युवा अपने भारतीय सेना के सम्मान में खड़ा है, अपनी भारतीय सेना के साथ में खड़ा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को इस संज्ञान को कड़ा लेते हुए और इस संज्ञान में गंभीरता दर्शाते हुए इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और किस प्रकार से वहाँ पर नक्सलवाद आज चरम सीमा पर है उसके खिलाफ एक कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय सेना को एक फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से 22 जवानों की वहाँ पर शहादत हुई। सिरमौर जिला के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिला प्रशासन ऐसी पंचायतों के लिए विशेष योजना तैयार करा है जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सिरमौर जिला उपायुक्त डॉक्टर R.K. परुथी ने बताया कि मौजूदा में जिला की 259 पंचायत में से 41 पंचायतों में 174 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी पंचायतों की अलग सूची तैयार की जा रही है जहां 5 से अधिक मामले सामने आए हैं। डॉक्टर परुथी ने बताया कि जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोविड नियमों का पालन करने और कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। इसमें जो हमारे 174 केसेज हैं, अब हम इसमें जो पंचायतवार जिसमें हाइपर सेंसिटिव पंचायतों को छांट रहे हैं, जिन पंचायतों में 5 से ज़्यादा केसेज हैं। ये जो 174 केसेज है हमारे 259 में से 41 पंचायतों में हैं। 8 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेज हैं। इन पंचायतों में हमारा मेन फोकस रहेगा जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, ताकि वहाँ पे जितने भी लोग पॉजिटिव आए हैं उनके आसपास जो भी परिवार रहते हैं वो सजग रहें, सतर्क रहें और जो पॉजिटिव आया है वो सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जिनकी वैक्सीनेशन करनी है उन सभी को प्रेरित करेंगे कि अपना कोविन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और नज़दीकी जो भी PSC है वहाँ पे अपना जो वैक्सीनेशन करवानी है वो करवाएँ। होम आइसोलेशन में जो 60 साल से ऊपर व्यक्ति हैं, जो हेल्थ की वजह से हमें लगता है कि उनको रेफ़र करने की आवश्यकता है, उनको मेन फोकस रहेगा। जो डॉक्टर्स के नंबर हैं वो उनके टच में रहेंगे ताकि कोई भी ऐसी कोरोना से हमारे ज़िला में मृत्यु ना हो। खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सरसों तेल और रिफाइंड के बाद अब दालें भी महंगी हो गई है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दालों की कीमतों ने गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरी सब्जी, दाल, चावल और खाद्य तेल जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। एक और कोरोना की मार, दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है।
राजधानी शिमला में सरसों के तेल और रिफाइंड के बाद अब दालें भी महंगी हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ काफी रोष है। लोगों का कहना है कि वे पहले ही कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने उनका बजट बिगाड़ कर रख दिया है। लोगों ने बताया कि महंगाई बढ़ने से उन्हें अपना घर खर्च तक चलाना मुश्किल हो चला है। ऐसे में लोगों ने प्रदेश सरकार से महंगाई कम कर उन्हें कुछ राहत देने की गुहार लगाई है ताकि वे अच्छे से अपना घर खर्च चला सके। अंडे महंगे हो गए ना, तो घर का काम चलाना मुश्किल हो गया है। पहले था 80-90 रुपये, अब आजकल है 135-140 रुपये रिफाइंड। तो इससे ना हमारा बजट बिगड़ गया है घर का। तो ये रिफाइंड सस्ता होना चाहिए। जो 2-3 चीज़ें हैं, दालें भी महंगी हो रही हैं, ये भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। और तेल भी थोड़ा बहुत सस्ता होना चाहिए। 140 के आसपास तेल भी पहुंच गया है 160। तेल रिफाइंड दालें महंगी हो गई, हमारा घर का बजट बिगड़ गया है जी। सस्ता होना चाहिए। तेल का दाम बढ़ गई, तो राशन महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो गया, साग सब्जी सब कुछ। अब क्या करें, क्या मांग करना, सस्ता करो सब कुछ। पेट्रोल इतने महंगे कर दिए हुए, क्या गुजारा करना मुश्किल होगी। बता दें, शहर की अनाज मंडी में पहुंची दालों की नई खेप में मलका, काबुली चना और दाल चना के रेट 2 से 6 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों में भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। नूरपुर में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी अर्जुन वर्मा ने कहा कि आगजनी की अधिकतर घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है, जिससे न केवल संपत्ति को बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि यदि क्षेत्र में आगजनी का कोई मामला सामने आता है तो उससे निपटने के लिए विभाग ने हर स्तर पर तैयारियां कर ली है। अग्निशमन चौकी नूरपुर का स्टाफ वर्तमान में चल रहे फायर सीजन के लिए पूरी तरह से सतर्क है और तैयार है। साजो सामान हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं नूरपुर और इंदौरा की जनता से ये अपील करता हूं कि वह अगले फायर सीजन के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें तथा अग्निशमन विभाग और वन विभाग का आग की घटनाओं को कंट्रोल करने में पूरा सहयोग करें। आग की 95% घटनाएं जो है मानवीय भूल के कारण होती है। इससे जंगलों से आग से नुकसान के संपत्ति का केवल नुकसान नहीं बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमीरपुर इकाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीर सैनिकों की शहादत को नमन करते हुए शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। छात्र नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमले में संलिप्त नक्सलवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। छत्तीसगढ़ में पिछले कल हमारे जो हैं 22 जवान जो हैं शहीद हो चुके हैं और ये जो हमला उन पे किया ये उस नक्सलवादी और उस माओवादी विचारधारा के उन अराजक तत्वों ने किया जिनसे इस देश का इतिहास रहा है। इस देश ने कदम कदम पर इस नक्सली विचार के साथ लड़ा है और ये जो शहादत अपने इस देश के इस माँ भारती के वीर इन 22 जवानों की हुई है कि उसी विचारधारा उस नक्सलवादी उस विचार का परिणाम है कि आज हमारे जो हैं 22 जवान शहीद हुए हैं। ये नक्सलवादी ये माओवादी उसी चीनी विचारधारा के हैं। इनके जो अपने आप को एक पूरे विश्व में अपना एक आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, इसी विचारधारा के कारण आज हम देखते हैं हमारे 22 जवान जो हैं शहीद हो गए। भारत के अंदर इन्हीं विचारधाराओं को समर्थन करने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं। आज पूरे देश का युवा जो है जाग चुका है। अब इन नक्सलवादियों को सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि आज पूरे देश का युवा जो है जाग चुका है। तो सभी अभिभावकों से भी विद्यार्थी परिषद निवेदन करती है कि इनके जैसे इनकी विचारधारा से चलाए गए छात्र संगठन जो कि पूरे भारतवर्ष के शिक्षण संस्थानों पे हैं तो वे उनसे भी निवेदन विद्यार्थी परिषद करती है उनके अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि उनके बच्चे कहीं इन माओवादियों के चंगुल में तो नहीं फंसे हैं। इन लोगों का मीठा जहर जो है उनको शिक्षण संस्थानों में तो नहीं परोसा जा रहा है। ये भी विद्यार्थी परिषद आग्रह करती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस नक्सली विचार को इस हिंदुस्तान से उखाड़ने का प्रयास करें और विद्यार्थी परिषद के साथ सहयोग करें।
चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराहा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों मटर की बम्पर फसल होने से किसान काफी खुश है। कोविड-19 के चलते बीते वर्ष मटर की फसल के अच्छे दाम न मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस वर्ष फसल की अच्छी पैदावार होने के साथ साथ किसानों को दाम भी बेहतर मिल रहे हैं, जिस वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। चुराहा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों मटर की अच्छी फसल होने से किसान काफी खुश हैं। हालांकि पिछले एक साल में कोरोना वायरस ने किसानों को परेशानी में डाल दिया था। पिछले साल किसानों ने मटर की फसलें बीजी तो थी, लेकिन उसका दाम नहीं मिला था। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। इस साल मटर की बम्पर फसल होने और उसका बाजार में दाम 40 से 50 रुपए मिलने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों की माने तो इस साल बर्फबारी भी अच्छी हुई है। समय समय पर बारिश होने से भी फसल को मदद मिली है। इन दिनों किसान अपने खेतों से मटर की फसल तोड़ रहे हैं, जिसके चलते खेतों से ही किसानों की मटर की फसल को खरीदार खरीदने पहुंच रहे हैं। इस बार जो मटर हुए वो बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि हम जो यहाँ से ले जाते हैं मार्केट में बेचते हैं, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से हमारे को ठीक ठाक नफ़ा पड़ रहा है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल बहुत अच्छी फसलें हो रही है, इससे हमें काफ़ी लाभ हुआ। पिछले साल हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम फसलें नहीं बीज पाए थे और बीज जो है वो हमें उस समय उपलब्ध नहीं हुआ था, जिसके कारण हमें जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इस साल जो हमने ये मटर बीजे थे, कहीं ना कहीं ये जो मटर की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है और इसका मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारी आर्थिकी है वो इस साल अच्छी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं हमारे क्षेत्र के, सभी के खेतों में अच्छे मटर की फसल हुई है और सारे किसान जो हैं वो बहुत खुश हैं। कुल्लू विकासखंड की ग्राम पंचायत बशौना में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने उपायुक्त से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बशौना पंचायत के तहत पानी की समस्या को देखते हुए कुछ परिवारों ने मिलकर बिपाशा जल कमेटी का गठन किया था और कमेटी के प्रस्ताव पर जल शक्ति विभाग द्वारा ग्रामीणों को कई साल पहले एक हैंडपंप लगाया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक उस हैंडपंप के पानी से रोजाना करीब 700 लोग पेयजल की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय पहले ही कुछ लोगों ने उस हैंडपंप के बिल्कुल 7-10 मीटर की दूरी पर दूसरा हैंडपंप अचानक रातों रात निकाल लिया और अब वे वहां से पानी की पाइपों को बिछा रहे हैं। वहीं डीसी कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने ग्रामीणों को समस्या के जल समाधान का आश्वासन दिया। हमने 2013 में जो है वो वहाँ बोरवेल करवाया था, IPH के माध्यम से निकला था वो, और कमेटी का है विपाशा पेयजल कमेटी ने निकलवाया था वो, और उस पानी को जो है कम से कम 700 आदमी पानी उस पानी को पीते हैं, यूज करते हैं। और उसके साथ ही किसी ने जो रातों रात जो है 10 मीटर में के डिस्टेंस में जो है उन्होंने बोर करवाया। ठीक है, तो हम जो है DC मैडम से पहले भी मिले थे, लेकिन DC मैडम ने कार्रवाई के लिए आदेश किए थे तहसीलदार भुंतर को, और उसके ऊपर जो कार्रवाई हमारे को दिखी नहीं, तो हम आज दोबारा जो DC मैडम से मिले और मैडम ने जो आज दोबारा जो है तहसीलदार भुंतर को और IPH वालों को वैक्सीन को जो है आदेश दिए हैं कि वो साइड पर जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करें। शिमला NH पर कारमल स्कूल के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में बिरोजा फैक्ट्री में कार्य करने वाले हरिपुर मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय दिनेश की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दिनेश अपने स्कूटर पर शहर से फैक्ट्री अपने कार्यालय की ओर जा रहा था। कारमल स्कूल के पास पहुंचते ही उसके आगे चल रहे टिप्पर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। अचानक लगी ब्रेक के बाद उसके पीछे चल रहा टिप्पर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आगे रुके हुए टिप्पर के साथ जा टकराया। इस जबरदस्त टक्कर में दिनेश कुमार स्कूटर सहित दोनों गाड़ियों के बीच बुरी तरह कुचल गया। इस दुर्घटना में दिनेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। नाहन शिमला NH पर कॉर्मेल स्कूल के समीप सोमवार सुबह 8 बजे एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में फिरोजा फैक्ट्री में कार्य करने वाले हरिपुर मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय दिनेश की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दिनेश अपने स्कूटर पर शहर से फैक्ट्री की ओर जा रहा था। कॉर्मेल स्कूल के पास पहुंचते ही उसके आगे चल रहे टिप्पर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। अचानक लगी ब्रेक के बाद उसके पीछे चल रहा टिप्पर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आगे रुके हुए टिप्पर से जा टकराया।
इस जबरदस्त टक्कर में दिनेश कुमार स्कूटर सहित दोनों गाड़ियों के बीच में बुरी तरह कुचला गया। इस दुर्घटना में दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दौरान काफी समय तक सड़क के दोनों ओर जाम भी लगा रहा, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी बबीता राणा भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की जांच की जा रही है। सुबह एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इस तरह से एक स्कूटी जो है इसको टिप्पर वाला जो है उसके पीछे आ गई है। तो मैं स्पॉट पे आई थी अभी ये, और ऑफ द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है जो राइडर था स्कूटी का। और ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये शायद ऊपर को जा रहा था और ये जो टिप्पर है वो नीचे की तरफ को आ रहा था। तो ये तीखा मोड़ है और तीखे मोड़ में जो है वो स्कूटी वाला जो है इस तरफ इसके नीचे आया हुआ है। अभी जो फैक्ट है वो सर्टेन कर रहे हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, इसमें रॉन्ग साइड में कौन था। शिमला के टका बेंच में बने बुक कैफे को अब जल्द स्थानीय लोगों, पर्यटकों और युवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। निगम आयुक्त आशीष कोहरी ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले काफी समय से बंद बुक कैफे को जल्द आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम टेंडर सहित अन्य आवश्यक प्रक्रिया को पूरे करने की तैयारियों में जुटी है। ये बुक कैफ़े का हमने टेंडर किया था 2019 के एंड में, और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपको पता है कोरोना आ गया, और कोरोना के कारण ये हॉस्पिटैलिटी का जो बिज़नेस रेस्टोरेंट का है वो सारा ही बिज़नेस ख़त्म हो गया। और इस कारण जो बिडर थे वो भी उसमें काम नहीं कर पाए। काफ़ी महीने तो लॉकडाउन ही रहा, तो उनका काम नहीं हो पाया। तो अब हम दोबारा से इसको रीटेंडर कर रहे हैं। हिमाचल किसान सभा की नाहन कमेटी ने उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी से मुलाकात कर उन्हें हाल ही में जंगलाभूड में हुए अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों के साथ अग्निकांड के पीड़ित भी मौजूद थे। हिमाचल किसान सभा का कहना है कि आगजनी के बाद केवल एक पटवारी ने मौके का जायजा लिया है, जिसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। किसान सभा ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा व विशेष राहत राशि प्रदान की जाए। हिमाचल किसान सभा की नाहन कमेटी ने डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी से मुलाकात कर उन्हें हाल ही में जंगलाभूड में हुए अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल 31 मार्च को जंगलाभूड में लगी भयंकर आग से 8 किसानों की करीब 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। यही नहीं, 2 गौशालाएं व 3 ढेर पराली भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए, जिसमें किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए किसान सभा नाहन इकाई के सचिव बलदेव सिंह ने बताया कि जंगलाभूड में हुई आगजनी में काफी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। फसलों के साथ साथ 2 गौशालाएं, लकड़ी के उपकरण व पराली भी जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि आगजनी के बाद केवल एक पटवारी ने मौके का जायजा लिया, जिसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा व विशेष राशि प्रदान की जाए। जो आग लगी है उसमें वहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 15-16 बीघे जो है खड़ी फसल गेहूं की वो तबाह हुई है। उसमें फसलों के साथ साथ 2 गौशालाएं, जिसमें किसानों के उस गौशालाओं में रखे किसानों के कुछ लकड़ी के उपकरण वो भी जले हैं, तथा पशुओं के लिए जो रखा चारा जिसको हम गांव के स्तर पर रखते हैं, पराली के बड़े बड़े ढेर जिनकी कीमत एक ढेर की 8,000 रुपये प्रति ढेर बनती थी, वो भी जलकर राख हो गए हैं। उसके बाद जो प्रशासन वहाँ पे मौके पर सिर्फ एक पटवारी जी भेजे गए थे, उसके बाद कोई भी कार्यवाही किसानों के समक्ष कोई भी नहीं हुई। वहीं पीड़ित किसानों ने भी जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। स्थानीय पीड़ित किसान दीपक ने कहा कि आगजनी से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। फूड के रहने वाला हूँ और आग के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी फसल भी जली, गौशाला भी जली और घास जो पशुओं के लिए रखते थे वो भी जला। हमारी मांग ये है सर कि आप सही महीने में हमारे को मुआवजा दिया जाए।
शिमला के ढल स्थित जनजातीय भवन के कमरों का किराया बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ लाहौल स्पीति छात्र संगठन ने जनजातीय भवन के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जनजातीय भवन के साधारण कमरों के किराए में करीबन 3 गुना बढ़ोतरी की गई है, जबकि वीआईपी कमरों के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लाहौल स्पीति छात्र संगठन ने सरकार के इस फैसले को आम जन विरोधी करार दिया है। पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार के फैसले के बाद शिमला के ढली स्थित जनजातीय भवन के कमरों का किराया बढ़ाए जाने के फैसले के विरोध में लाहौल स्पीति छात्र संगठन ने यहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का ये फैसला तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जनजातीय भवन में अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय भवन के साधारण कमरों के किराए में करीबन 3 गुना वृद्धि की गई है, जबकि वीआईपी कमरों में किराए में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि सरकार जनता हितैषी नहीं बल्कि आम जनता को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। लाहौल स्पीति छात्र संगठन ने दो टूक कहा कि यदि सरकार इस फरमान को वापस नहीं लेती तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी ये जो डिमांड है, देखिए पिछले कुछ दिनों पहले हिमाचल सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें हिमाचल के शिमला क्षेत्र के अंदर साइबर भवन का जो है किराया बढ़ाया गया है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखिए इसके रिगार्डिंग जो है हमने साइबर भवन के जो प्रबंधक से बातचीत की थी, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उनका जो रवैया था हमारे साथ काफ़ी ठीक नहीं था। फिर भी हमने शांतिपूर्ण ढंग से उनसे बातचीत की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके जरिए हमने कहा था कि इस ज्ञापन को जो है आप सीएम और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो है उनको भी जो है फॉरवर्ड करें, लेकिन इसके चलते उनका जो कोई खास रिएक्शन अभी तक हमें जो है देखने को नहीं मिला है। इससे मंशा साफ नजर आती है, सरकार जो है आम जनता को जो है प्रताड़ित करना चाहती है। मांग क्या बिल्कुल साफ है। हमारी मांग ये है कि पहले तो ये जो भवन का जो किराया बढ़ाया गया है फिलहाल हाल ही में, उसको जो है जल्द से जल्द प्रदेश सरकार जो वापस ले। कितना किराया बढ़ाया गया है? कितनी दर बढ़ाई? हमारे यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जो पर बेड था मतलब 50 रुपये के हिसाब से देते थे लोगों को, लेकिन वो 25 रुपये के हिसाब से देते थे, लेकिन वो अब 100 रुपये कर दिया है। और ये जो हमारा रूम था वो 100 रुपये मिलता था, लेकिन अब इसको भी जो बढ़ाकर जो 300 रुपये कर दिया गया। 3 गुना किराया जो 3 गुना से 4 गुना जो है वृद्धि हुई इसमें। लेकिन ये जो वीआईपी जो रूम है वहाँ पर मात्र 100 रुपये बढ़ाया गया है। इनका कहने का आशय ये है कि जो वीआईपी लोग हैं इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकते और आम जनता पर जो इसका जो है दबाव बनाया जा रहा है और इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी डिमांड हमारी ये है, जनजातीय भवन के अंदर जो प्रबंधक है वो जनजाति का ही हो, ना कि किसी और वर्ग का। तीसरी डिमांड, ये जो जनजातीय भवन है इसकी जो बुकिंग है इसको जो है जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच टीकाकरण अभियान जारी है। सरकार और जिला प्रशासन बार बार सभी से आग्रह कर रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगाने के लिए आगे आएं। वहीं अब लोग भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक है। वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का संशय न होने से अब लोग खुद आगे आकर टीका लगवा रहे हैं। बात करें नागरिक अस्पताल तीसा की, तो यहाँ भी रोजाना सैकड़ों लोग कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाने पहुँच रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कोविड-19 की इस लड़ाई में वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद बनकर सामने आई है। ऐसे में वैक्सीनेशन का टीका हर व्यक्ति को लगे, इसके लिए चलाया गया अभियान अब और भी तेज हो गया है। वहीं अब लोग भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं और ये जान चुके हैं कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने में सक्षम है। बात करें नागरिक अस्पताल तीसा की, तो यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाने पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाने के लिए एक अलग उत्साह देखा जा सकता है। टीका लगवाने आई महिलाओं का कहना है कि कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है और सभी को कोरोना का टीका लगवाने के लिए खुद आगे आना चाहिए। मेरे को इंजेक्शन लग गया, अच्छा लगा, तो ठीक है, सबको लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्कीम है, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लगाना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए।
वहीं तीसा नागरिक अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर ऋषि पुरी का कहना है कि अभी तक अस्पताल में करीब 2500 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि कोविड वैक्सीनेशन जरूर लें। उन्होंने बताया कि ये सुविधा नागरिक अस्पताल तीसा के साथ साथ अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध है, जहाँ लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो वैक्सीन तीसा में भी लग रही है, कुछ सब सेंटर्स में भी लग रही है। काफ़ी लोगों ने अभी लगवा भी रहे हैं और लगवा भी चुके हैं। तो इसका कोई कई लोग डर रहे थे पहले कि इसका भ्रम था लोगों को कि इससे कुछ हो जाएगा उनको। हालांकि ये सच नहीं है। काफ़ी लोगों को लगी और यहाँ पे किसी को भी अभी तक कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और इसमें 60 साल से ऊपर के लिए सबके लिए, 45 से 60 साल तक जिनको 20 बीमारियों से अगर ग्रसित हैं तो उनको भी हम लगा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वैसे काफ़ी महिलाएं भी इसमें वैक्सीन लगवाई है और उसके लिए वैक्सीन के लिए इच्छा भी जताई है, खुद भी आए कि हमें वैक्सीन लगवानी है। अभी तक पूरे ब्लॉक तीसा में 2,500 से ऊपर तक अभी तक लोग लगवा चुके हैं। कोविड-19 से निपटने और इससे बचाव के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने नो मास्क नो सर्विस की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में परिवहन सेवाओं में भी नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है, जिसके तहत परिवहन निगम की बसों के अलावा निजी बसों और टैक्सियों में भी नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। अभियान के तहत अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया होगा तो ऐसे व्यक्ति को बस या टैक्सी में नहीं बिठाया जाएगा। एचआरटीसी हमीरपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने बताया कि नो मास्क नो सर्विस के 450 स्टिकर्स को एचआरटीसी की बसों के अलावा निजी बसों और टैक्सियों में भी लगाया जा रहा है, ताकि कोविड से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि बसों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। वहीं वाहनों को भी समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। हाँ, कोविड-19 के जो आज की डेट में दोबारा से फैलने लगा है, तो उसी संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई है प्रशासन के द्वारा, जिसमें स्टिकर के अंदर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। हर बस में 2-2, 3-3 जगहों पर ये स्टिकर पेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे लोग इनको पढ़ें और उनके में जागरूकता आए। और मेन एम ये है इसमें कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो उसको वो सर्विस नहीं दी जाएगी। सर्विस देने का मतलब है जैसे कि वो बस में बैठ रहा है तो यहाँ तक भी है कि उसको बस से उतार दिया जाए और उसको बोला जाए कि मास्क लगाइए। तो इसी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए ये जो है स्टिकर लगाया जाए। हमीरपुर ज़िले में इसमें हमारे पास 450 स्टिकर जो आए हुए हैं और हमने लगभग 400 स्टिकर लगा दिए हैं। इसमें 50 कर बचे हैं, उनको भी अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं। बसों में ही नहीं, हर जगह लगा रहे हैं हम, बस स्टैंड पे भी, दफ्तरों में भी लगा रहे हैं इनको, जहाँ जहाँ भी पब्लिक के जो आती है और जाती है। वहीं एचआरटीसी चालकों का कहना है कि नो मास्क नो सर्विस के स्टिकर्स बसों में लगाने का यही उद्देश्य है कि लोग कोविड नियमों के प्रति जागरूक हों और नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कोविड नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। हमारे को अपने आप सेफ रहें, मास्क लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। और जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठे हमारा उद्देश्य है कि उन सबको हम मास्क लगाने के लिए कहें और बिना मास्क कोई भी पैसेंजर यात्री जो है वो बस में सफ़र ना करें। अच्छी पहल है हमारी सरकार की, जो हमारे को इस घातक बीमारी से बचने के उपाय बता रही है और सबको मास्क लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं। हमारी एचआरटीसी में भी सबको यही संदेश दे रहे हैं कि बिना मास्क से ड्यूटी पर ना आए। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।